जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। इसके बाद आप सभी के मन में यही सवाल चल रहा होगा कि 10th के बाद क्या करें, क्योंकि 10th ऐसी क्लास होती है जिसे पास करने के बाद आपको एक स्ट्रीम चुनना पड़ता है। यही स्ट्रीम आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है कि आने वाले समय में आप क्या बनोगे और क्या करोगे। बेसिकली 10th पास करने के बाद काफ़ी कम टाइम होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए और कौन सी स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी कंफ्यूजन को हम इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप समय के साथ साथ जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हमने 10th पास कर लिया तो हमारे सामने कितने तरह की स्ट्रीम होती हैं, यानी 10th पास करने के बाद कितने टाइप की स्ट्रीम हम देखते हैं, उनमें से किसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। 10th पास करने के बाद हमारे सामने तीन तरह की स्ट्रीम ओपन होती है या आ जाती हैं। पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, तीसरा साइंस। इन तीनों में से कोई सी भी स्ट्रीम आप ऑप्ट कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है और ऑल ओवर तौर पे अगर देखा जाए तो ये तीनों इक्वल है। अपने इंटरेस्ट और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने रिजल्ट आने से पहले ही स्ट्रीम चूज कर ली होगी, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि हम किस स्ट्रीम को चूज करें और किस स्ट्रीम को नहीं करें। तो इस क्लास में हम इन्हीं सभी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आफ्टर 10th के बाद आपके सामने तीन तरह की स्ट्रीम होती है। पहली आर्ट्स, दूसरी कॉमर्स, तीसरा साइंस। हम इस क्लास में ना तो साइंस की बात करेंगे ना ही कॉमर्स की बात करेंगे आर्ट्स की। आपके मन में सबसे पहला सवाल आएगा, भैया हमें आर्ट्स ऑप्ट क्यों करना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट लाइन इस क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि यदि आप स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं तो आप अपनी सिचुएशन और अपने इंटरेस्ट को देखिए। यदि आप वकील बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं, या ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ऐसी अगर आप करियर बनाना चाहते हैं और चुनना चाहते हैं तो इस स्थिति में आपको आर्ट्स ऑप्ट करना चाहिए। यानी आर्ट्स यदि आप ऑप्ट करते हो तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हो, आप एक अच्छे वकील बन सकते हो, आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे करियर है यदि आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो। अब आगे बात करते हैं। समझ गए होंगे कि आर्ट्स यदि हमने ऑप्ट किया तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। बात करते हैं 11th क्लास की। यदि आपने आर्ट्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया है तो आप इस साल 11th क्लास की स्टडी करोगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया हमने आर्ट्स स्ट्रीम को ऑप्ट किया है,
11th क्लास में हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप 11th क्लास में आते हैं तो 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। 4 आपके क्या होते हैं? कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इस तरह टोटल आपके पास, ध्यान रखिएगा, टोटल आपके पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं और 11th क्लास में इन 5 सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। उसे हम लोग एडिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। यानी एक आप अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो आपके पास टोटल अब 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसको कहा जाता है एडिशनल सब्जेक्ट। तो टोटल 6 आपके सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से आपको मिनिमम 5 में पास होना होता है। अब ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट में से किसी एक में पास होना पड़ता है। यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो एडिशनल सब्जेक्ट आपको पास करवा देगा। यदि एडिशनल सब्जेक्ट में आप रह जाते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपने पास कर लिया है तो भी आप पास माने जाओगे। तो इस तरह से 11th क्लास में टोटल आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने देते हैं, कितने नहीं देते हैं। कई स्कूल 5 सब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हैं तो कई स्कूल 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड कराते हैं। बात करते हैं स्कूल में जो कंपलसरी आपके सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से कंपलसरी आपके सब्जेक्ट हैं। इसे नोट करना चाहते तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सब्जेक्ट की जो 11th क्लास में आप ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है जिसको लेना ही पड़ेगा आपको, और कुछ सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आता है आपका हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, होम साइंस। ये आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है। ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट कहे जाते हैं। दूसरी तरफ देखें ऑप्शनल सब्जेक्ट में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, डांस,
योगा, म्यूजिक, लैंग्वेज, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस सब्जेक्ट। लैंग्वेज में आपकी संस्कृत, पंजाबी या उर्दू, इन तीनों में से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। इस तरह के आपके पास ऑप्शनल में सब्जेक्ट होते हैं। इस तरह आप इनमें से जैसे कंपलसरी में आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले लिया आपने, हिस्ट्री ले लिया, पोल ले लिया। इसके अलावा आप इनमें से कोई सा भी जैसे जियो ले लिया। तो ये 5 सब्जेक्ट यहाँ हो गए। छठे सब्जेक्ट ऑप्शनल अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे फिजिकल एजुकेशन लेना है तो आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आपको डांस में ज़्यादा आप शौक रखते हैं तो डांस आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, योगा को चूज़ कर सकते हैं, म्यूज़िक को आप चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज में से आप संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, ये इंटेलिजेंस सब्जेक्ट जो होते हैं रीजनिंग वगैरह के, इस तरह के सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि ये जो सभी चीज़ें डिपेंड करती है स्कूल के ऊपर, डिपेंड करती है कि उस स्कूल में किस तरह के सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी होता है। अब मैं आपको अपनी प्रेफरेंस बताऊं जो आपको सबसे बेस्ट आर्ट्स के अंदर लेना चाहिए। तो आर्ट्स में आप हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज जो है इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर रखना चाहते हैं तो दोनों आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हिस्ट्री को रख सकते हैं, साथ में पोल साइंस को भी आप रख सकते हैं। इस तरह आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। पांचवें में अगर आपको मैथ पसंद है और आप आर्ट्स के अंदर मैथ को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप जियो को भी ऑप्ट कर सकते हैं। कई बच्चे यहाँ पर सोशियोलॉजी को भी ऑप्ट करते हैं। तो आपकी इच्छा है, यदि आप समाज के बारे में समझना चाहते हैं तो सोशियोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं। यदि आप अर्थ वगैरह के बारे में, अपनी धरती के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप देश की इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। पोल साइंस आपको जो अंडरस्टैंडिंग थ्योरी है उसमें आपको बढ़ावा देगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है उसमें हेल्प करती है। हिस्ट्री जो होता है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाता है एक तरह से। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है जो कम्युनिकेशन के लिए आपके इस्तेमाल करने के आती है। तो इन आप सभी सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। ऑप्शनल में अगर आप रखना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन को रख सकते हैं। आजकल फिजिकल एजुकेशन की डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इसके अलावा यदि आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो आप ऑप्शनल में लैंग्वेज में से या तो संस्कृत ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर पंजाबी ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उर्दू भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, स्कूल प्रोवाइड करा रहा, उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यदि आप आईएएस बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको हिस्ट्री और पोल को साथ में रखना पड़ेगा, तभी आप आने वाले टाइम में सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यू है
और सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। ये सभी कह सकते हो आफ्टर 10+2 के बाद, यानी आप जब 12th पास आउट करते हैं उसके बाद इनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यही आपके फ्यूचर को फिर डिसाइड करते हैं। यानी अगर आपने ज्योग्राफी लिया तो आने वाले टाइम में आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स लिया है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे आप अर्थशास्त्री वगैरह प्रोफेसर बन सकते हैं। ये बेसिकली वो सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल आप अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें कि किस तरह से आप 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज में से कोई सा भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं करना चाहें तो। हिस्ट्री पोल को आप कंपलसरी जरूर रखिएगा। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में से कोई सा भी एक आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप सोशोलॉजी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसे नोट कर लें जब तक आप। अब बात करते हैं 11th क्लास के बेसिकली दो सब्जेक्ट की, हिस्ट्री और पोल की। आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि हिस्ट्री के अंदर क्या है और पोल के अंदर क्या है। आपको क्या पढ़ना होगा 11th क्लास में। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा 11th क्लास में हिस्ट्री हिस्ट्री के सिलेबस को 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर 2 चैप्टर इंक्लूड हैं, सेकंड चैप्टर में 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, थर्ड सेक्शन के अंदर भी 3 चैप्टर इंक्लूड है, और फोर्थ सेक्शन के अंदर भी 3 चैप्टर इंक्लूड है। इस तरह आपको 11th क्लास की हिस्ट्री में 11 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपको 2 बुकें दी गई हैं। फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में आपको समझाएगी। वहीं दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बड़े बड़े वर्ड होंगे जिनको आप थोड़ा समझ नहीं पाओगे। उन्हीं चीज़ को समझाने के लिए आपको एक दूसरी बुक दी गई है जिसे पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। इस बुक को बेसिकली हम लोग एक तरह की डिक्शनरी कहते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं जिनको आप समझ नहीं पाते कि आखिर इनका मतलब क्या होता है, इनका इस्तेमाल कब और क्यों करना चाहिए, इन सब की डिटेलिंग जो है, क्लेरिफिकेशन जो है, वो आपको पॉलिटिकल थ्योरी में देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आपके हिसाब से हिस्ट्री होती क्या है? आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ये सोचना है कि हिस्ट्री जो है वो एक इम्प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी इसका डेली लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब क्यों कह रहा हूं इसको मैं? क्योंकि एक कहानी सुनाता हूँ आपको, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि किसी ने आज से 10 साल पहले कोई चीज खोज ली। उसी चीज को अगर आप दोबारा खोजते हैं, यानी आज के टाइम पर आपने फिर दोबारा उसी चीज को खोज ली, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह जाता है? जो चीज 10 साल पहले हो चुकी है उसी चीज को दोबारा करने का ये मतलब है, जो आपने कहानी सुनी हो कि एक व्यक्ति एक पेड़ की डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है और उसका नुकसान भी हो रहा है, तो आप कहोगे भैया उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। सेम ऐसा ही जो चीज एक्चुअल में पहले हो चुकी है उसी चीज को दोबारा करने का क्या मतलब होता है। इसलिए हिस्ट्री क्या है, हमें अवेयर करती है, हमें बताती है कि पास्ट में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। इसी वजह से इसे एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या आप मुझे इतिहास का मतलब समझा सकते हैं?
चलिए, इतिहास का मतलब आपको बताते हैं। बेसिकली आप सभी कहते होंगे कि हिस्ट्री इज अ पास्ट, यानी जो चीज बीत चुकी है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। बिल्कुल सही है, जो चीज बीत चुकी है उसे हम लोग इतिहास कहेंगे। विच इज हैपन। पर क्या आपको लगता है कि जो चीज बीत चुकी है उसे ही हम लोग इतिहास कह सकते हैं, हिस्ट्री कह सकते हैं? ऐसा लगता है आपको? अभी क्लास को स्टार्ट हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो क्या हम इसे हिस्ट्री कह सकते हैं? तो आप लोग कहेंगे जी नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि बीते हुए समय का मतलब होता है कि जो चीज बहुत समय पहले हो चुकी है और उस चीज को हम लोग रिकवर नहीं कर सकते एट द प्रेजेंट सेंस में, उसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इतिहास का बेसिकली मतलब क्या होता है, विच इज हैपन इन अ टाइम पीरियड, यानी जो एक समय अवधि में होती है, यानी ऐसी घटनाएं जो एक समय अवधि में होती है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। अब सवाल उठता है, भैया हमें पास्ट के बारे में कैसे मालूम चलेगा? ना तो आप उस टाइम पर थे और ना मैं था, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे मालूम चलता है? तो याद रखिएगा कि बेसिकली जो हमारा पास्ट होता है, हमारा अतीत होता है, उसके बारे में जानकारी हमें जो मिलती है वो सोर्स से मिलती है। किससे मिलती है? सोर्स से। ये क्या होता है भैया सोर्स? जैसे आप अपने घर या मोहल्ले या किसी चीज की जानकारी रखना चाहते हैं तो आप सभी एक खबरी रखते हैं, वो खबरी आपको हर खबर लाकर देता है। सेम ऐसा ही ध्यान रखेगा कि पास्ट में क्या हुआ है, इसकी जो जानकारी है हमें ये खबरी देता है। कौन सा खबरी देता है? ये खबरी देता है। इसे हम लोग इंग्लिश में सोर्स कहते हैं, हिंदी में स्रोत कहते हैं। अब भैया ये क्या चीज होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का खबरी होता है जो बताता है। अब ये हमें कैसे बताएगा? तो ये हमें दो तरीके से बताएगा। एक बताएगा रिटन वे में, और दूसरा बताएगा नॉन रिटन वे में। यानी या तो हमें ये पास्ट के बारे में लिखित रूप में बताता है या हमें ये अलिखित रूप में बताता है। इस तरह से हमें अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। इसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। कर लिया? ओके। ओके, आगे बात करते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया हम इतिहास में क्या बात करते हैं, इतिहास एक्चुअल में होता क्या है? तो क्या मैं इतिहास को बात कह सकता हूँ? जनरली तौर पे हम पास्ट के बारे में करते क्या है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ओके, तो सेम ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री एक तरह की क्या होती है, बातें होती हैं। और बेसिकली जब आप बातें करते हैं तो किसकी करते हैं? या तो अपनी कर रहे होते हैं या किसी और पड़ोसी की कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा जब हिस्ट्री के अंदर आप बात अपनी कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंडियन हिस्ट्री। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। और अगर आप अपने पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री कहते हैं। अब सवाल उठता है इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है? वो हिस्ट्री जो हमें इंडिया के बारे में बताए। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। वो हिस्ट्री
जो हमें इंडिया के बारे में बताए, तो दैट इज कॉल्ड इंडियन हिस्ट्री। दूसरी तरफ सेम ऐसा ही वो हिस्ट्री जो हमें वर्ल्ड के बारे में, संसार के बारे में, दुनिया के बारे में बताए, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अभी आपने समझा कि इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ते क्या हैं, व्हाट वी स्टडी। तो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली इतिहास में या तो अपना इतिहास पढ़ते हैं या तो दूसरों का इतिहास पढ़ते हैं। जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो उसको इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है, और जब हम दूसरों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसे वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है। ओके, तो आपके 11th क्लास में जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ये जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी बात करने में ज्यादा मजा आता है या फिर दूसरों की बात यानी पड़ोसी की बात करने में ज्यादा मजा आता है, तो आप कहोगे भैया ये कैसा आपने क्वेश्चन पूछ लिया। ये भी पूछने वाली बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि जो पड़ोसी है उसके बारे में बात करने में हमें ज्यादा मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी बात करने में हमारे पास ज्यादा मटेरियल होता है, ज्यादा कंटेंट होता है। तो सेम ऐसा ही है कि 11th क्लास की हिस्ट्री में आपको जो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा वो बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा, आपको सबसे पहले आपके पड़ोसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको छोड़कर ऑल ओवर वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया के बारे में आपको बताया जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आएगा, यानी 11th क्लास की हिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो वर्ल्ड का मतलब यहाँ क्लेरिफाई कर सकते हैं आप लोग? वर्ल्ड का मतलब क्या आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? तो आप हिंदी में कहोगे कि भैया वर्ल्ड का मतलब होता है संसार। लेकिन मैं अगर नंबर के हिसाब से कहूं इन प्रेजेंट टाइम, तो 195 देशों के ग्रुप को, समूह को हम लोग दुनिया कहते हैं। ओके, 195 देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? दुनिया कहते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि आपके मन में अब सवाल आया होगा, क्या भैया हमें 195 देशों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा? तो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, आप मुझे खुद बताइएगा कि क्या आप 100 साल के अपने इतिहास में, मतलब सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो आपकी मैक्सिमम एज 100 साल की है, उसमें क्या 10,000 साल का इतिहास आप पढ़ सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेम ऐसे ही हम 195 देशों की बात तो करेंगे, लेकिन हम पर्टिकुलरली सबकी बात नहीं करेंगे। हम उन लोगों की बात करेंगे जिनका हमसे रिलेशन है, जो इन्होंने कुछ हमें दिया है या लिया है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना क्या है? आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है। इसलिए आपको दे रखा है थीम ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास के कुछ विषय। इसे नोट करना है तो कर सकते हैं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि इतिहास हमें क्या बातें बताता है। इतिहास बेसिकली या तो हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता है या वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। 11th में हमें क्या पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर? वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना है। अब यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब क्लियरली आपको समझाया कि 195 देशों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड कहते हैं। लेकिन हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में पढ़ना है जिनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर रहा। यानी सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, दूसरी भाषा में, तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब वे सभी घटनाएं जिन्होंने आपके जीवन पर प्रभाव डाला हो या इम्पैक्ट डाला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। यानी पास्ट में हर तरह की घटनाएं होती है। पास्ट में क्या होता है? हर तरह की घटनाएं होती है, इंसिडेंट होते हैं। क्या इन सभी इंसिडेंट को क्या इन सभी इंसिडेंट को
आप पढ़ना पसंद करोगे? तो आप कहोगे जी नहीं। पास्ट में सिर्फ हम उन्हीं चीजों की बात करते हैं जिनका इम्पैक्ट आज के लाइफ पर पड़ता है, आज के लाइफ पर पड़ता है, इसलिए क्या कहा जाता है, उसे ही हिस्ट्री कहा जाता है। और 11th क्लास के हिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं यही चीज। ओके, समझ में आ गया कि 11th क्लास के हिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ोगे। अब जरा से इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। तो बेसिकली 11th क्लास के हिस्ट्री के अंदर आप जो पढ़ने जाओगे, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आपसे, यानी आपके माई सेल्फ से। ओके, मैं आपसे कहूं कि आपके पूर्वज कौन थे, तो आप कहोगे भैया ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है। ऑब्वियसली सी बात है, हमारे दादा परदादा परदादा के परदादा वो हमारे पूर्वज होंगे। लेकिन इस हिस्ट्री की आपकी किताब में 11th क्लास के जो आपका माई सेल्फ है, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा, चार्ल्स डार्विन। ये एक किताब लेकर आए जिसे कहा गया ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस किताब में इन्होंने मेंशन किया कि हम पहले जानवर थे, वी आर ऑल एनिमल, देन एक प्रोसेस के द्वारा समय के साथ साथ हम ह्यूमन बने। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है भैया, हम कैसे जानवर हो सकते हैं। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी आपको ये क्लेरिफाई होगा। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपको क्या करता है, आपको इंट्रोड्यूस कराता है, आपको बताता है कि पहले आप जानवर थे, फिर आप इंसान बने। मतलब आप पहले चार पैरों के बल चलते थे और फिर अचानक से आप दो पैरों के बल चलने लगे, इसलिए आप इंसान कहलाए। अब हम इन जानवर से इंसान कैसे बने, इसकी कहानी हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। जब हम जानवर थे, याद रखिएगा, जब हम जानवर थे तो क्या हमारा रहने सहने का तरीका क्या आज के जैसा था, जैसे आज हम लोग रहते हैं, हमारे खाने पीने का जो तरीका है या अर्निंग करने का जो तरीका है, सब अलग अलग है। तो क्या उस टाइम पर ऐसा था, तो जी नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। तो ये जो हमारे पूर्वज थे जिन्हें हम लोग जानवर कह रहे हैं, ये कैसे अपने जीवन को सरवाइव करते थे, अपने लाइफ को सरवाइव करते थे। तो याद रखिएगा, इसमें आप लोग पढ़ोगे कि ये एनिमल जो थे जिन्हें हम लोग अर्ली ह्यूमन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्ली ह्यूमन। इनमें आप पढ़ोगे कि ये कैसे फूड जो था उसको गेट किया करते थे, ऑब्टेन किया करते थे। ओके, हाउ टू गेट फूड। फिर इनके डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ओके, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बेसिकली कि ये मॉडर्न ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट हुए। इसके लिए कुछ थ्योरी दी गई है, कुछ इतिहासकारों का, कुछ जो आर्कोलॉजिस्ट थे जो खुदाई वगैरह करते हैं और उनसे आर्के एविडेंस इकट्ठा करते हैं, उनका कहना था कि ये जो इंसान थे वो एक जगह पर पैदा हुए फिर अलग अलग जगह पर गए। ठीक है, दूसरों का कहना है कि वो अलग अलग जगह पर पैदा हुए और फिर एक साथ इधर उधर गए। इस तरह से आज जो आपको दुनिया देखने को मिलती है, लगभग एक जैसे इंसान देखने को मिलते हैं।
तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो समझेंगे वो अर्ली ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम बेसिकली अपने माई सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम ये समझेंगे कि वो खाना कैसे प्राप्त करते थे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनके अंदर जो चेंज आए वो चेंज किस तरह के रहे, और उस चेंज की वजह से हमारे ऊपर उस टाइम पर जो ह्यूमन थे उनके ऊपर इम्पैक्ट कैसे पड़ा, ये सभी चीजों की बात हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको कि 11th क्लास के हिस्ट्री में आप क्या पढ़ने वाले हो। ये फर्स्ट चैप्टर की आपकी जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है, जहां आपको बताया जा रहा है कि आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपने बाय सेल्फ के बारे में पढ़ोगे। चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, जहां ये कहा गया कि आप पहले एनिमल थे, फिर उसके बाद आप ह्यूमन बने। इस तरह से अगर देखा जाता है तो जब आप एनिमल थे तो दैट इज टाइम, यानी उस टाइम को अर्ली ह्यूमन कहा गया। अब ये जो अर्ली ह्यूमन थे, हिंदी में हम लोग इसे आदि मानव कहते हैं, इन्होंने कैसे अपना खाना प्राप्त किया, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनकी जो डेवलपमेंट की थ्योरी थी वो कैसी रही, इन चीजों की बात करेंगे। ओके, समझ में आ गया? नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की कहानी सुनाता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम। बिगनिंग ऑफ टाइम, ओके, हिंदी में कहते हैं समय की शुरुआत। बेसिकली इस चैप्टर में, अगर इस चैप्टर को दिया जाए समय की शुरुआत, तो इसे हम लोग बेसिकली कह सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री। क्या कह सकते हैं? ह्यूमन हिस्ट्री। इस चैप्टर को एक्चुअल में यही टाइटल देना चाहिए था, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली मानव इतिहास के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भी आपकी ह्यूमन हिस्ट्री थी, याद रखिएगा कि आप पहले एक एनिमल थे, देन उसके बाद आप एक ह्यूमन बने। अब ये चीजें अचानक से नहीं हुई कि आप एनिमल जो थे वो 4 पैरों पे थे, अचानक से 2 पैरों पे चलने लगे, ऐसा नहीं था। ये जो प्रोसेस या इवोल्यूशन हुआ, ये बदलाव हुआ, जो चेंज हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। इस चेंज के दौरान इस एनिमल यानी ह्यूमन के बीच, यानी इन दोनों के बीच काफी ज्यादा एक डिफरेंस रहा। कहा जाता है कि एनिमल से हमें ह्यूमन बनने में 7 स्टेप लगे। कितने स्टेप लगे? 7 स्टेप लगे। कैसे लगे, इस चीज को जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, याद रखिएगा। इसमें अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो कहा जाता है कि एक एक स्टेप जो थे, यानी एक एक चरण जो थे, हम लोग एनिमल से ह्यूमन की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसमें आपको करीबन लाखों और करोड़ों सालों का समय लगा। क्या लगा? लाखों और करोड़ों सालों का समय लगा। इस तरह से हम करते करते क्या बने? एक इंसान बने। अब उस इंसान को बेसिकली जो पहला इंसान था, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि, और जब शुरुआती दौर में ह्यूमन के बारे में स्टडी स्टार्ट हुई, तो एक सिंपल सी माइथोलॉजिकल एक रीजन था, ध्यान रखिएगा, कि इतिहासकारों ने सभी चीजों को, सभी जीव जंतुओं को, जितने भी एनिमल प्लांट वगैरह थे, उन सबको एक जगह पर रख दिया, यानी एक समूह के अंदर रख दिया, और उसे कहा, क्या कहा गया? मैमल्स कहा गया। क्या कहा गया? मैमल्स। ओके, चीजें आपको समझ में आएगी होगी। मैंने अभी आपको बताया कि
ह्यूमन हिस्ट्री हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं और इसकी थ्योरी किसने दी थी अच्छी तरह से आपको मालूम चल गई। अ, इसमें ध्यान रखिएगा कि हम लोग एनिमल से क्या बने, ह्यूमन बने, और कितने टाइम में बने। तो याद रखिएगा इसके लिए हमें 7 स्टेप लगे, यानी 7 कदम हमें कह सकते हो चलना पड़ा, और एक एक जो स्टेप था वो कितने ईयर का था, तो कहा जाता है कि लाखों या फिर करोड़ों सालों का था। ओके, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग मैमल्स थे, यानी इसको हिंदी में कहते हैं स्तनधारी। तो अब होता क्या है कि जो मैमल समय के साथ साथ परिवर्तित हुए, जिनमें इंसान ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन जैसी हरकतें आई, वो बाहर निकलकर अलग एक ग्रुप में आ गए। उस ग्रुप को कहा गया प्राइमेट्स। क्या कहा गया? प्राइमेट्स। इसके बाद जिस ह्यूमन में बदलाव आया, जिन प्राइमेट्स में चेंज आया, जिनके आगे के जो पैर थे वो थोड़े लचीले हो गए, तो वो आगे जाकर क्या कहलाए? वो कहलाए आपके होमिनोइड। हिंदी इंग्लिश सेम है। प्राइमेट से क्या बना? होमिनोइड्स बने। ठीक है। अब जिस होमिनिड के अंदर चेंज आया, जिस होमिनोइड्स के अंदर चेंज आया, वो होमिनोइड्स किस में चेंज हुए? होमिनिड में चेंज हुए। और जो चेंज नहीं हो पाए वो उसी ग्रुप के अंदर रहे। इसके बाद अगर देखा जाए तो जिन होमिनिड्स के अंदर चेंज आया उन्हें कहा गया होमो। क्या कहा गया? होमो। और जो चेंज नहीं हो पाए तो होमिनिड्स और होमो के बीच एक जो मतलब मिडिस्ट में रह गए, जिनमें ज्यादातर चेंज नहीं आया पूरी कंप्लीटली तरीके से, उन्हें कहा गया अस्ट्रोपिथिकस। क्या कहा गया? अस्ट्रोपिथिकस। और जिनमें चेंज आया वो क्या कहलाए? होमो। यही होमो मॉडर्न ह्यूमन के पूर्वज कहे गए, एंसेस्टर कहे गए। अब धीरे धीरे इन्हीं होमो में चेंज आया। जब ये होमो चेंज आए, इन्होंने औजार बनाना वगैरह सीखा, तो इन्हें होमो हैबिलस कहा गया। यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको। जिस होमो में चेंज आया, उन्होंने औजार बनाना सीख लिया, तो वो कहलाए होमो हैबिलस। क्या कहलाए? होमो हैबिलस। यानी जो टूल्स बना सकते थे उन्हें कहा गया होमो हैबिलस। और जो सीधे खड़े होकर, यानी जिस होमो हैबिलिस के अंदर चेंज आया वो सीधे खड़े होकर चल सकते थे, तो उन्हें कहा गया होमो इरेक्टस। ओके। ये क्या हो सकते थे? स्ट्रेट चल सकते थे। इसके साथ साथ जब होमो इरेक्टस ने सोचना समझना स्टार्ट करा, उसके पास बुद्धि आ गई, क्या सही है क्या गलत है, वो चीजें हो गया, तो उसे कहा गया होमो सैम्पियंस। इस तरह बेसिकली होमो सैम्पियंस ये लास्ट स्टेज है। इस तरह से अगर देखा जाए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यानी हमें 7 स्टेप लगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, यानी हमें 7 स्टेप लगे होमो सैम्पियंस। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो पंडित होते हैं वो शादी के वक्त 7 फेरे क्यों लगवाते हैं? तो आप कहोगे भैया पंडित को ही मालूम होगा, हमें क्या मालूम। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ,
बेसिकली पंडित ये बताना चाहते हैं कि पहले आप जानवर थे, अब आप इंसान हो। ओके, तो आपको क्या करना है, इंसानों जैसी हरकतें करनी है। ओके, तो इसलिए आपने जनी तौर पे देखा होगा कि इंडियन नेचर क्या कहता है। नेचर इंडियन नेचर ये कहता है, आपको आपके माँ बाप तभी बड़ा मानते हैं कि आप मेच्योर हो चुके हो, बड़े हो चुके हैं, जब आपकी शादी हो जाती है। ओके, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। अब इसी को हम लोग डिटेलिंग के साथ जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि ये मैमल्स प्राइमेट्स में कैसे कन्वर्ट हुए, कब हुए, क्यों हुए और कैसे हुए। फिर हम बात करेंगे होमिनॉइड्स की, कि ये जो होमिनॉइड्स थे ये प्राइमेट से कैसे इवेल्युएट हुए, यानी किस तरह से बाहर निकल कर आए। देन उसके बाद हम बात करेंगे होमिनोइड्स की, कि जो ये होमिनिड थे ये कैसे डेवलप हुए और किस तरीके से इनके इंसानों के अंदर, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो इस तरीके से आप जानेंगे कि इनके अंदर क्या चेंज रहा, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद होमो और अस्ट्रोपिथिकस के बीच क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि होमो हैबिलस, होमो से वो होमो हैबिलस कैसे बने, होमो इरेक्टस कैसे बने, होमो सैपियंस कैसे बने, किस तरीके से उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की और किस टाइम पीरियड में हम लोग एंसिस्टर कह सकते हैं। अगर बात की जाए मानव जैसा दिखने वाला सबसे पहला जो आपका प्राणी था, जो एक लिविंग जीव था, वो 56 लाख वर्ष पहले आपका आया था, यानी 56 ईयर्स अगो आपका आया था, मिलियंस ईयर्स अगो, MYA। ओके, इसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें आप। नोट कर लिया आपने? ओके, तो अभी आपने समझा कि मानव का विकास कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं कि जब ये अर्ली ह्यूमन, जब एक जानवर थे, ओके, हमारे एंसिस्टर, तो वो खाना कैसे प्राप्त करते थे। तो बेसिकली याद रखिएगा, मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ना तो पैसा है, आपके पास घर भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप खाना कैसे खाओगे। तो आप कहोगे भैया हम लोग आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे खाना खाएंगे, जानवर का शिकार हंटिंग करके खाएंगे। सेम ऐसा वो भी किया करते थे उस टाइम पर। अपने सरवाइव करने के लिए लाइफ स्टैंडर्ड जो उनका था, अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो उसमें सबसे पहले ये गैदरिंग किया करते थे। क्या किया करते थे? गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब क्या होता है? चीजों को इकट्ठा करना। ओके, गैदर करना, इकट्ठा यानी कलेक्ट, कलेक्ट करने का काम करते थे। इस तरह से ये अपना फूड प्राप्त करते थे। दूसरा तरीका आया हंटिंग का। क्या आया? दूसरा तरीका आया हंटिंग का। इसमें क्या होता है कि इन्होंने शुरुआती दौर में छोटे छोटे जो जीव जंतु थे उनको मारना स्टार्ट करा। देन उसके बाद जब टूल मेकिंग करना इन्होंने सीख लिया, तो इन्होंने इसके द्वारा हंटिंग यानी शिकार करना स्टार्ट कर दिया। इस कॉल्ड एक तरह से मर्डर कह सकते हो आप, लेकिन ये सरवाइव करने के लिए हंटिंग किया करते थे। किससे? टूल से। ओके, देन उसके बाद कहा जाता है कि ये उन तरीकों से भी खाना खाते थे, जैसे किसी बड़े जानवर ने छोटे जानवर का हंट किया यानी शिकार किया और फिर उसे खाकर छोड़ दिया, तो बचे हुए जो रेस्ट ऑफ आपके पीसीस थे, मटेरियल थे, डेड बॉडी थी, उसको ये खाया करते थे। तो अनरेस्ट बॉडी उसे हम लोग कहते हैं। उस तरीके से भी ये खाना अपना प्राप्त किया करते थे। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, इसके अलावा एक और चीज़ है, कहा जाता है कि ये
जो सूखे हुए फल फ्रूट वगैरह पौधे हुआ करते थे उनको भी इकट्ठा कलेक्ट किया करते थे और उनको खाया करते थे। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ये एक मेथड इस्तेमाल करते थे जहाँ ये कुछ चीजों को अपने पास रख लिया करते थे जो लंबे समय के लिए खराब नहीं होंगे और उनका इस्तेमाल इमरजेंसी के तौर पे किया करते थे। तो आपने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर वो किस किस तरीके से खाना